ये आकाशवाणी दिल्ली है। श्रम मंत्री राजकुमार आनंद ने कहा, दिल्ली सरकार जल्द ही घरेलू सहायकों के हित में कल्याणकारी योजनाएं शुरू करेगी। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में छोटी मैराथन के साथ भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 2 साल से फरार एक अपराधी को गिरफ्तार किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम ने देश में निर्यातकों के समर्थन में ऐतिहासिक कार्य किया है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी का नया साझीदार बन गया है। और राजधानी में आज भी लोग उमस भरी गर्मी से परेशान रहे। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं हिमांशु कांडपाल। दिल्ली के श्रम मंत्री राजकुमार आनंद ने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही घरेलू सहायकों के हित में कल्याणकारी योजनाएं लेकर आएगी। राष्ट्रीय राजधानी में घरेलू कामगारों के अधिकारों को कानूनी दायरे में लाने के विषय पर आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने एक कार्यशाला का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मजदूरों के कल्याण के लिए लगातार काम किया जा रहा है। श्री आनंद ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में निर्माण श्रमिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और पेंशन को शामिल करते हुए 17 कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने कहा कि निर्माण श्रमिकों की तरह ही दिल्ली सरकार घरेलू कामगारों के लिए भी जल्द ही कल्याणकारी योजनाएं लेकर आएगी। श्रम मंत्री ने कहा कि दिल्ली में करीब 5 लाख घरेलू सहायक कार्य करते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक छोटी मैराथन के साथ भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई। पेरिस ओलंपिक खेलों से पहले पूरे भारत में खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है। 2024 ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त तक फ्रांस के पेरिस में होगा। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना 2014-15 में शुरू की गई थी। इसके तहत सरकार शीर्ष एथलीटों के देश और विदेश में प्रशिक्षण का सारा खर्च वहन करती है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने खेलों में नई ऊंचाइयों को छुआ है। श्री ठाकुर ने कहा कि हाल ही में पुरुष और महिला हॉकी जूनियर टीमों ने एशिया कप जीता। विश्व चैंपियनशिप में निशानेबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि सात्विक और चिराग की जोड़ी विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में 6ठे स्थान पर पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 2 साल से फरार एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के सुल्तानपुरी में रहने वाला ये व्यक्ति चोरी, लूट और आर्म्स एक्ट सहित 20 आपराधिक मामलों में शामिल था। दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंह यादव ने बताया कि यह अपराधी पिछले 2 साल से फरार था और गिरफ्तारी से बचने के लिए राजस्थान में रह रहा था। उन्होंने बताया कि पैसे समाप्त होने के बाद फिर से अपराध करने के लिए दिल्ली लौटा था। श्री यादव ने बताया कि अपराध शाखा ने इसे दिल्ली के डावरी चौक इलाके से गिरफ्तार किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम ईसीजीसी ने देश में निर्यातकों के समर्थन में पिछले वर्षों में ऐतिहासिक कार्य किया है। नई दिल्ली में संचार माध्यम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ईसीजीसी द्वारा करीब 6.75 लाख करोड़ रुपए के मूल्य का बीमा किया गया और इस वर्ष ये 10 लाख करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि अब निर्यात वित्त के क्रेडिट जोखिम में 90% तक ईसीजीसी बीमा करता है। निर्यातकों को और अधिक क्रेडिट देने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करके अति लघु, सूक्ष्म और मझोले निर्यातकों की मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि रक्षा सामग्री और जीई हवाई इंजन का भारत में उत्पादन किया जाएगा और माइक्रोन भारत में 20,000 करोड़ रुपए की राशि निवेश करेगी, जिससे देश को लाभ होगा। ईसीजीसी को पूरी तरीके से पारदर्शी और सरल तौर तरीके, प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस बनाने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। अगले 4 महीने में पूरी तरीके से सभी प्रोसेसेस ईसीजीसी के डिजिटलाइज हो जाएंगे, सभी चीजें ऑनलाइन होंगी। अब किसी व्यक्ति ईसीजीसी में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। आज के दिन कोई क्लेम करता है, कोई लॉस होता है, नॉर्मली 90% ऑफ द लॉस 60 डेज में
बैंक को भरपाई कर देते हैं, जिससे उनका ब्याज का मीटर भी बंद हो जाए और ब्याज का भार एक्सपोर्टर पे बंद हो जाता है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज कहा कि भारत अब खनिज सुरक्षा भागीदारी का नया साझेदार बन गया है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी का उद्देश्य विविध और सतत महत्वपूर्ण ऊर्जा खनिज आपूर्ति श्रृंखला में तेजी लाना है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान रक्षा, सामरिक प्रौद्योगिकी में सहयोग और नवीनीकरणीय ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज सहयोग में भागीदारी सहित विभिन्न क्षेत्रों में निष्कर्ष को स्पष्ट किया। श्रीमती ईरानी ने बताया कि प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत अमेरिका के बीच नए और उभरते नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी की कार्रवाई मंच को वास्तविक रूप देने में सहायता की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रम मंत्री राजकुमार आनंद ने कहा, दिल्ली सरकार जल्द ही घरेलू सहायकों के हित में कल्याणकारी योजनाएं शुरू करेगी। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में छोटी मैराथन के साथ भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 2 साल से फरार एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम ने देश में निर्यातकों के समर्थन में ऐतिहासिक कार्य किया है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी का नया साझेदार बन गया है और राजधानी में आज भी लोग उमस भरी गर्मी से परेशान रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साझा मोर्चा बनाने के लिए विपक्षी दलों की पहली बैठक आज पटना में हुई। इस बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और वामपंथी दलों सीपीआई, सीपीएम सहित 17 दलों के नेताओं ने भाग लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी दलों ने एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। श्री खड़गे ने कहा कि साझा एजेंडा तैयार किया जा रहा है और अगली बैठक शिमला में होगी, जिसमें सीट बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल हर राज्य में अलग अलग रणनीति बनाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर हमला किया जा रहा है। श्री गांधी ने कहा कि हम विचारधारा के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में सांप्रदायिक ताकतों की हार होगी। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए रणनीति बना ली गई है। तृणमूल कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जन आंदोलन की शुरुआत पटना से हो चुकी है और भाजपा को अगले आम चुनाव में परिणाम भुगतना होगा। बैठक में हेमंत सोरेन, एमके स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश सिंह यादव, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, महबूबा मुफ्ती और उद्धव ठाकरे सहित कई नेता शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना में हो रही विपक्षी दलों की बैठक की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ये स्वार्थपूर्ण गठबंधन है। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्रीमती स्मृति ईरानी ने कहा कि जो राजनीतिक दल एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, वे लोग अब एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्वार्थ का एक गठबंधन भारत का आर्थिक विकास नहीं चाहता है। श्रीमती ईरानी ने कहा कि अब कभी ये राजनीतिक दल एकजुट हुए हैं, देश में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिला है। दिल्ली भाजपा ने आज कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दबाव के बावजूद पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में दिल्ली अध्यादेश पर कोई चर्चा नहीं हुई। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि श्री केजरीवाल देश भर में घूम घूम कर केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के अधिकारियों की सेवाओं को लेकर आए गए अध्यादेश के विरुद्ध अन्य दलों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी दलों की बैठक से पहले अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस सहित सभी दलों को पत्र लिखकर दबाव बनाया था कि वे बैठक में दिल्ली अध्यादेश पर चर्चा कर समर्थन की घोषणा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके उच्च आदर्श, विराट विचार और लोगों की सेवा करने की उनकी प्रतिबद्धता हमें लगातार प्रेरित करती रहेगी। राष्ट्रीय एकता के लिए उनके प्रयासों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सरकार ने कहा है कि इस साल दलहन और मोटे अनाज की बुआई
क्षेत्र पिछले साल की तुलना में बढ़ा है। कृषि मंत्रालय ने आज खरीफ फसलों की बुआई क्षेत्र की प्रगति पर आंकड़े जारी किए। दलहन का बुआई क्षेत्र 6,30,000 हेक्टेयर से बढ़कर 6,54,000 हेक्टेयर हो गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने आज कहा कि शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए बुद्ध नगर से एक कूड़ा खत्ता हटाने के बाद वहां लाइब्रेरी बनाई जाएगी। श्री पाठक ने कहा कि उन्होंने चुनाव में लोगों से वादा किया था कि वो बुद्ध नगर से कूड़ा खत्ता को हटाकर लाइब्रेरी बनवाएंगे। उन्होंने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों के साथ उन्होंने आज एक बैठक कर लाइब्रेरी बनवाने के लिए एक टीम का गठन किया है। श्री पाठक ने कहा कि ये टीम लाइब्रेरी बनवाने का काम करेगी। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए सप्ताह में 5 दिन चल रही कुछ रेलगाड़ियों को रोजाना चलाने का निर्णय लिया गया है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि रेलगाड़ी संख्या 04295 लखनऊ कानपुर सेंट्रल, 04298 कानपुर सेंट्रल लखनऊ, 04129 फतेहपुर कानपुर सेंट्रल और 04130 कानपुर सेंट्रल फतेहाबाद स्पेशल की सेवाएं कल से प्रतिदिन चलाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत अग्रणी वैश्विक नेता बनकर उभरा है। मंत्रालय की 9 वर्ष की उपलब्धियों पर नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी बुनियादी ढांचे गठबंधन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित उद्योग परिवर्तन नेतृत्व जैसे पहल के माध्यम से वैश्विक मंच पर अग्रणी नेता और विकासशील देशों की आवाज के रूप में उभरा है। श्री यादव ने कहा कि संरक्षण प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का योगदान केवल जलवायु परिवर्तन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस द्वारा आरंभ जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में भी उसने पहल की है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट चीता जैसे क्रियाशील दृष्टिकोण द्वारा भारत अपनी ऐतिहासिक गलती में सुधार के साथ ही जमीनी स्तर पर ठोस बदलाव के लिए दृढ़ता से कदम उठा रहा है। श्री यादव ने कहा कि परिवेश पोर्टल जैसी पहल द्वारा सरकार ने तकनीकी प्रगति के साथ निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की है। पर्यावरण और विकास साथ साथ कैसे चल सकता है? अगर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इस देश की सबसे बड़ी 9 सालों में उपलब्धि है, तो गवर्नमेंट ने जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ चीजों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुधारा है, और ये टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन है परिवेश का, जो लोग सरकार चलाया करते थे 600 दिनों में, आज परिस्थिति अलग है। आज लेस देन 75 डेज है। ट्रांसपेरेंट सिस्टम, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, फेयर इंटरवेंशन, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से कि जो हमारे परिवेश का जो अपग्रेड हुआ है, और इतना सक्षम होने के बाद आज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आती है कि हमारा फॉरेस्ट कवर बढ़ा, एलिफेंट की संख्या बढ़ी है, टाइगर की संख्या बढ़ी है, लॉयन की संख्या बढ़ी है। राजधानी में लोग आज भी उमस भरी गर्मी से परेशान रहे। आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम 37.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को ने भारत में स्वदेशी रूप से तैयार नैनो यूरिया अमेरिका को निर्यात करना शुरू कर दिया है। देश में अब तक तरल नैनो यूरिया की 5 करोड़ 7 लाख से अधिक बोतलें बिक चुकी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रम मंत्री राजकुमार आनंद ने कहा, दिल्ली सरकार जल्द ही घरेलू सहायकों के हित में कल्याणकारी योजनाएं शुरू करेगी। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में छोटी मैराथन के साथ भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 2 साल से फरार एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम ने देश में निर्यातकों के समर्थन में ऐतिहासिक कार्य किया है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी का नया साझीदार बन गया है। और राजधानी में आज भी लोग उमस भरी गर्मी से परेशान रहे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।